Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. दिल, दिमाग, सिचुएशन, इन सब में बुरी तरीके से फंसा हुआ और कंफ्यूज्ड विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। अपनी ही फीलिंग्स पर वो श्योर नहीं था, तो वो वांगजी पर कोई भी एलिगेंस नहीं लगा सकता था, क्योंकि वांगजी तो उसे परस्यू करने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था। वो तो विंग था जो उसे मना कर रहा था। पर आज वांगजी को किसी और के करीब देखकर विंग को दर्द हो क्यों रहा था। नहीं, विंग गलती नहीं कर सकता। वो दोबारा किसी के करीब नहीं जा सकता। वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है अपनी लाइफ में खुशियाँ, जबकि वो हमेशा से जानता है कि उन खुशियों पर उसका कोई हक है ही नहीं। विंग के लिए शायद उसकी वो अकेली दुनिया ही बहुत खूबसूरत थी, और यही बात विंग अब खुद को समझाने लगा था। पर विंग रात को जहाँ खुद को यही समझाता कि वो अकेला ही ठीक है, वही दूसरे दिन सुबह वांगजी को शाओ शिनचैन के साथ देखकर विंग को बुरा लगने लगता। और इसमें और भी ज़्यादा इंक्लूडमेंट था नी हुसैन का। नी हुसैन जो विंग को हमेशा प्यार के बारे में लेक्चर देता रहता था। विंग वैसे तो इन बातों पर गौर नहीं करना चाहता था, पर नी हुसैन उन बातों को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करता था। विंग के सामने अपने आप ही प्यार को लेकर एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट होने लगा था, जिसमें वो खुद को और वांगजी को, हाँ लान वांगजी को, उसके उस अनोइंग बॉस को इमेजिन करने लगा था। और वो इमेजिनेशन, वो फीलिंग, वो बस महसूस करना ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। क्या ये खूबसूरत जिंदगी जो वो इमेजिनेशन में जी रहा है कभी सच हो सकती है? हाँ, हो सकती है। और उसके लिए वांगजी जितने एफर्ट्स कर रहा है, विंग को सिर्फ उन एफर्ट्स के बदले एक हाँ कहना है। वांगजी हर रोज जब उसके आगे पीछे घूमता है तो विंग को बस एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। विंग वो रिस्पॉन्स देना भी चाहता है, पर क्या दे पा रहा है? नहीं, विंग का दिमाग उसे आज भी अलाउ नहीं कर रहा किसी के करीब जाने के लिए। ये डर अब विंग को खोखला करने लगा था। सच में दुनिया की ज़रूरत ही क्या है, जब हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जिंदगी की एक बात तो बिल्कुल सही है, अगर हम दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे दुनिया को छोड़ के, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जहाँ एक बात ये सच है, वही दूसरी बात ये भी सच है कि हमारा दिल और हमारा दिमाग हमारे सबसे बड़े साथी भी होते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। क्योंकि अगर ये एक साथ हो जाए तो हम दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकते हैं, पर अगर यही हमारे अंदर लड़ने लगे तो हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन और बहुत सारी उलझनों के बीच में उलझी विंग की ये ज़िंदगी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। उसके आसपास जो दुनिया थी वो बहुत सॉल्ट आउट थी, पर विंग खुद जो बहुत उलझा हुआ था। लैन फैमिली का वो केयर, लैनी की वो प्यारी सी बातें, लैन कुरैन का अपने बच्चों के प्रति लगाव, लैन सिचैन का एक बड़े भाई की तरह विंग को संभालना, वेंचिंग का विंग के लिए केयर करना, नी हुसैन के साथ फ्रेंडली बॉन्ड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांगजी का वो लव केयर के साथ साथ उसे हर बात पे टीज करना, छेड़ना। विंग जहाँ एक तरफ इन फीलिंग्स में जीना चाहता था, वही दूसरी तरफ इन फीलिंग्स से वो दूर भी भागना चाहता था। जहाँ एक तरफ वो खुद वांगजी से दूर जाना चाहता था, वही दूसरी तरफ वो शाओ शिनचैन को वांगजी के करीब आते हुए नहीं देख पा रहा था। वक्त गुजर रहा था। वक्त तो विंग के लिए रुकने वाला नहीं था। भले ही विंग वक्त के साथ चले या वही रुक जाए, पर वक्त नहीं रुक सकता। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बढ़ रही थी शाओ शिनचैन और वांगजी के बीच की बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग अब विंग क्लियरली फील कर सकता था।
जो वांग जी किसी को भी अपने आप की बॉडी को टच करने के लिए अलाउ नहीं करता, अब शाओ शिनचैन सबके सामने भी वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रख देता है, उसके साथ बिल्कुल टची होकर बातें करता है। विंग को ये पसंद नहीं आता, पर विंग क्या करे, कैसे वो बीच में बोल सकता है जबकि सामने उसका बॉस है। और अगर बॉस की बात छोड़ भी दी जाए तो हम किसी भी सामने वाले से जाकर ये नहीं बोल सकते कि वो तुम्हें टच कर रहा है तो तुम उससे दूर रह जाओ। किस हक से हम उस इंसान को वो बोले? हमारे पास सामने वाले को बोलने के लिए हक चाहिए और वो हक अभी तक विंग के पास नहीं था, जिस वजह से विंग अब गुस्सा होने लगा था। वो वांग जी से पहले तो थोड़ा रूड था, पर अब उसकी रूडनेस और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बात बात पर गुस्सा करना, वांग जी पर चिल्ला देना, ये सब हरकतें विंग की बढ़ने लगी थी, क्योंकि वो होता है ना फ्रस्ट्रेशन, वो कहीं तो निकलेगा ना, और कहीं और क्यों निकले। जबकि वांग जी ही उसके सामने रहता है तो वो वांग जी पर ही वो गुस्सा निकालता था, साथ ही शाओ शिनचैन पर भी। विंग जो बहुत ज्यादा परेशान था, अब वो रात में भी खुद के बारे में नहीं सोचता था, खुद की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता था वो रास्ते जो वो वांग जी से दूर जाने के लिए पहले सोचा करता था, वो रास्ते उसने बंद कर दिए थे जो उसे वांग जी से दूर ले जाया करते थे। अब उस आसमान में उस चांद को देखकर विंग अकेले में बस ये सोच रहा था कि वो खुद के और वांग जी के बीच से शाओ शिनचैन को निकाले कैसे, पर उसका कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। वांग जी जो अब विंग से बहुत ज्यादा टची भी नहीं हो रहा था, वही उसने एक हद तक शाओ शिनचैन के आने के बाद विंग से दूरी बना ली थी और यही बातें विंग को खटकने लगी थी। इसीलिए अब विंग खुद स्टेप लेने लगा था। वो खुद शाओ शिनचैन से भी पहले लैंड मैंशन में पहुंच जाता था और वांग जी के फैमिली के साथ ना सिर्फ ब्रेकफास्ट करता था बल्कि खुद वांग जी को ऑफिस में लाता था अपनी कार में। वो खुद अब वांग जी का ड्राइवर, उसका पीए, उसका केयर टेकर, उसका सब कुछ बनने के लिए रेडी था। बिना मुंह से बोले वो वांग जी की हर वर्क को पहले की ही तरह करने लगा था, पर फिर भी अब वो वांग जी का वो अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बीच में अब शाओ शिनचैन भी था ना। भले ही विंग परफेक्ट है, पर अगर शाओ शिनचैन सामने है तो वांग जी उस पर ध्यान नहीं देता था। वो होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने होता है, फिर भी अगर हम उसे इग्नोर ही करना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे कितने सामने है, वो हमारे लिए वहाँ एग्जिस्ट करता ही नहीं। विंग को अब वही ऑब्जेक्ट खुद को फील होने लगा था। उसे ऐसे लगने लगा था कि चाहे वो कितने भी एफर्ट्स डाल ले, अगर वांग जी उसे देखना ही नहीं चाहता तो क्या फर्क पड़ता है कि विंग वहाँ एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये फीलिंग विंग को हर्ट कर रही थी। ऐसे ही जहाँ पहले वांग जी विंग के आगे पीछे घूमता था, अब विंग वांग जी के आगे पीछे घूमने लगा था। थोड़ा और वक्त बीत जाता है और अब विंग को ऐसे लगने लगा था कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले वो वांग जी की नज़र में फिर से नहीं आ सकता। उसने वांग जी को खो दिया है तो वो एफर्ट्स लगाए ही क्यों, जबकि वांग जी को उसे देखना ही नहीं। इसलिए विंग अब धीरे धीरे गिव अप करने लगा था, क्योंकि विंग खुद भी तो अपनी फीलिंग्स को नाम नहीं दे पा रहा था। वो आज तक खुद से ही ये बोल नहीं पाया था कि वो वांग जी के लिए कुछ फील करता है, वो वांग जी से प्यार करता है। वो तो इनफैक्ट अब तक खुद से ये तक नहीं बोल पाया था कि वो वांग जी की तरफ अट्रैक्टेड है और वो वांग जी को एडमायर करता है। अगर वो खुद से ये बात नहीं बोल पाया तो वांग जी से क्या खाक बोल पाएगा। इसीलिए अब वो फिर से अकेले होने लगा था। वो लौटने लगा था अपनी उसी दुनिया में जहाँ उसे अकेलेपन में कंफर्ट मिलता था। धीरे धीरे वो गिव अप करने लगा था। कहीं ना कहीं ये बात उसके सराउंडिंग वाले लोग समझने लगे थे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नी हुसैन समझ चुका था कि वांग जी अब विंग को हद से ज़्यादा इग्नोर कर चुका है, जिस वजह से विंग वांग जी पर गिव अप करने लगा है और ये अच्छे साइन नहीं थे। उसे कुछ तो करना होगा जिससे विंग वांग जी के ऊपर फिर से कंसंट्रेट करने लगे, पर कैसे? यही सब सोचने में अब नी हुसैन के दिन जा रहे थे। वही वो विंग को हमेशा मोटिवेट भी करता था कि नहीं, उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। प्यार एक खूबसूरत फीलिंग है,
उसके दोस्त को ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि विंग ने तो ये बोला था ना कि उसके दोस्त की प्रॉब्लम है और वो न्यू हुसैन से उसके दोस्त के लिए बात कर रहा है, तो न्यू हुसैन उसे उसके दोस्त की ही बात बताता था। पर विंग जो हाँ मान चुका था कि नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है एक दो बार ट्राई कर लेना, पर नहीं हो रहा तो जस्ट छोड़ दो, लेट गो करो, क्योंकि अकेलेपन में ही सुकून है। पर न्यू हुसैन अपनी इतनी बड़ी मेहनत पानी में तो नहीं मिलने दे सकता था ना, इसीलिए वो कुछ सोचता है। ऐसे ही कुछ और वक्त बीत जाता है। आज विंग को पता चलता है कि लैंड कॉरपोरेशन ने एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट के हासिल होने की खुशी में लैंस के मेंशन में एक बहुत ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें चाइना के सबसे बड़े बड़े रिचेस्ट बिजनेसमैन आने वाले हैं। विंग जो ऑलरेडी लैन फैमिली का हिस्सा था, क्योंकि लैन फैमिली को तो नहीं पता था ना कि विंग वांगजी और शाओ शिनचैन के बीच में क्या चल रहा है। वैसे तो कुछ चल नहीं रहा था, पर विंग ही जानता था ना क्या चल रहा है। बाकी वांगजी और शाओ शिनचैन भी तो कुछ जानते नहीं थे, क्योंकि विंग कंफ्यूज था। उन दोनों को तो क्लियर था अपनी बातें। खैर, पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली है, इसीलिए लैन फैमिली बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसमें विंग खुद भी हेल्प कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट विंग और वांगजी ने ही कंफर्म किया था, जिसमें सिचैन भी उनके साथ थे। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शाओ शिनचैन ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो न्यू एम्प्लॉय है और एक न्यू कमर के लिए इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेयर करना सही नहीं था, और ना ही उसे नॉलेज थी, जिस वजह से वो इस कॉन्ट्रैक्ट से दूर था। ये सिर्फ विंग, वांगजी और सिचैन की मेहनत थी। साथ ही पूरी पार्टी की प्रिपरेशन भी इन्हीं लोगों पर दी गई थी, जिसमें ऑब्वियसली लैन फैमिली भी हेल्प करने वाली थी और वो भी इंक्लूड थी, क्योंकि थी तो ये लैंस के ही सक्सेस की पार्टी। इसीलिए सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि लैंस पूरे चाइना का नंबर 1 बिजनेस को रन करते हैं और उनकी पार्टीज ऑब्वियसली नॉर्मल तो नहीं होने वाली थी। बहुत बड़े पैमाने पर यह पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, पर लैंड मेंशन में ही पूरे लैंड मेंशन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जा रहा था। साथ ही बहुत सारे एंटिक्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, फ्लावर्स, एक्सपेंसिव आइटम्स और बहुत सारा फूड प्रिपेयर किया जा रहा था। हर तरफ बहुत चहल पहल थी। हमेशा जो लैंड मेंशन शांति में डूबा रहता है, पर अब वो चहल पहल से भरा हुआ था। विंग खुद भी पार्टी की प्रिपरेशन में वर्क कर रहा था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। पार्टी का आज फाइनली दिन भी आ चुका था और शाम में ही पार्टी थी। विंग सुबह से ही लैंड मेंशन में ही था। इनफैक्ट वो यही रहने भी वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली घर को जाने में फिर से आने में बहुत लेट होता और इतना वक्त फिलहाल किसी के पास भी नहीं था, इसीलिए विंग यही था। वक्त गुजरता है और फाइनली पार्टी का वक्त भी हो चुका था। विंग जो रेडी हो चुका था वो अपने रूम से बाहर निकलता है, क्योंकि लैंड मेंशन में विंग को भी एक रूम दे ही दिया गया था। विंग जो हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल और एलिगेंट लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ वांगजी जिसका रूम विंग के साइड में ही था, वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दोनों की नज़रें जब एक दूसरे से टकराती है, वो सच में एक दूसरे की उस चार्म में और ब्यूटी में खो चुके थे। कुछ देर बाद सिचैन की आवाज़ दोनों को रियलिटी में लाती है और दोनों भी पार्टी में नीचे चले जाते हैं। ऑलरेडी पार्टी में गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे और मिस्टर एंड मिसेस लैन सारे गेस्ट का वेलकम कर रहे थे। चिंग भी बहुत ब्यूटीफुली ड्रेस्ड अप हुई थी, साथ ही सिचैन भी। हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव करना नॉर्मल बात नहीं होती। सारी पार्टी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पूरा लैंड मेंशन आज जगमगा रहा था। चाइना के बहुत बड़ी बिजनेस फैमिलीज यहाँ आई थी, जैसे चाइना के सेकंड सबसे बड़े बिजनेसमैन जियांग फैंगमियन और उनकी पूरी फैमिली भी यहाँ मौजूद थी। साथ ही नी फैमिली, वैन फैमिली, जिन फैमिली, हर फैमिली यहाँ मौजूद थी और हर कोई लैंस को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। वही जहाँ लैन फैमिली सबको अटेंड कर रही थी, विंग का यहाँ कोई काम नहीं था। ऑब्वियसली विंग लैन फैमिली का हिस्सा नहीं है,
इसलिए वो जस्ट एक साइड में खड़ा था और सबकी तरफ देख रहा था। उसे वैसे तो ऐसी बिजनेस पार्टीज ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अटेंड करना उसकी मजबूरी है क्योंकि ऑब्वियसली वो पीए का वर्क करता है तो उसे वांगजी के साथ रहना ही पड़ता है। पर ये खुद लैंस की पार्टी है, इसीलिए वो वांगजी के साथ रहे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि वांगजी ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ है। वांगजी को जब विंग की ज़रूरत होगी तो विंग को वो बुला लेगा। यही सोचकर विंग एक साइड में बैठा हुआ था, एक ऐसी जगह पर जहां वो तो पूरी पार्टी को देख सकता था पर उस पर बहुत कम ही लोगों का ध्यान जाता क्योंकि वो जगह बहुत साइड में थी। विंग जिसे भीड़भाड़ पसंद नहीं थी, इसीलिए वो जस्ट अकेले में बैठा हुआ था और सबकी तरफ देख रहा था। उसके फेस पर जस्ट कोई रिएक्शन नहीं था, वो जस्ट सबको नोटिस कर रहा था, शांति से वहां बैठा हुआ था। पर ऑब्वियसली ये शांति कब तक चलती क्योंकि अब वांगजी भी तो विंग को ढूंढ रहा था ना। ये बात विंग को तुरंत पता चल जाती है पर फिर भी वो वही था। तब उसका मोबाइल रिंग होने लगता है। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी क्योंकि वो समझ चुका था कि कॉल वांगजी का ही होगा और जैसा कि उसने सोचा था कॉल वांगजी का ही था। वांगजी उसे पार्टी में बुला रहा था। विंग जिसके पास अब रास्ता नहीं था क्योंकि बॉस बुला रहा है तो एम्प्लॉय को तो भागना ही पड़ेगा, इसलिए विंग उठता है और अपने हाथ में जो वाइन का ग्लास था उसे साइड में रख के पार्टी में एंटर करता है। वो जैसे ही पार्टी में एंटर करता है बहुत सारे लोगों की नज़र उस पर जा चुकी थी, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अपनी अपनी बातों में इंक्लूड थे। उन्हें दुनियादारी से ज़्यादा कोई ये नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई अपने अपने बिजनेस की बात कर रहा था। ये एक बिजनेस पार्टी थी तो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कोलैब करना चाहते थे, कुछ लोग एक दूसरे के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहते थे तो कुछ और चीज़ें। ऐसे ही हर कोई अपने अपने फायदे का, अपने अपनी प्रॉफिट का ही बातें कर रहे थे और उसमें किसका किसी की तरफ ध्यान होता है तो कभी नहीं भी होता। कुछ ही देर बाद वांगजी जिसकी नज़र विंग पर पड़ती है और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे बीच में ला देता है जहां ऑलरेडी पूरी लैन फैमिली मौजूद थी। केक कट करके सेलिब्रेशन को और सक्सेस को एंजॉय किया जाता है। विंग भी तब लैन फैमिली के साथ ही खड़ा था। विंग को आज बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि वो खुद को किसी फैमिली का पार्ट जो समझ रहा था। सब बहुत शौक थे विंग को वहाँ देखकर। बहुत सारे लोग विंग को जानते थे क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने वांगजी के साथ विंग को देखा था, पर एक फैमिली के साथ विंग को देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। मतलब वांगजी जो विंग का एम्प्लॉय है तो वो विंग के साथ क्यों खड़ा हो रहे थे, मतलब पूरी लैन फैमिली विंग के साथ क्यों खड़ा हो रही थी या विंग उनके साथ क्यों था वहां पर, ये सब सोच रहे थे। पर पूरी लैन फैमिली तो जानती थी ना कि विंग वहां क्यों खड़ा है। इनफैक्ट वहां शाओ शिनचैन भी खड़ा नहीं था पर विंग था। वहां सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस लैन, लैन सिचैन और लैन चिंग, साथ ही वांगजी और विंग ये सब खड़े थे और इन्हीं सब ने मिलकर केक भी कट किया था और एक दूसरे को खिलाया भी था। सबको क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि विंग लैन फैमिली का लगता कौन है, पर कोई भी डायरेक्टली पूछ नहीं सकता था, इसलिए सब कंफ्यूजिंगली बस देख रहे थे। विंग जो खुश था एक फैमिली का पार्ट बनके। कौन सा रिश्ता था ये तो पता नहीं था, पर पार्ट तो वो बन चुका था और वो अब इस बात को देखकर और साथ ही लैन फैमिली का डायरेक्टली सबके सामने विंग को अपनी फैमिली का पार्ट बनाकर एक तरह से इंट्रोड्यूस करना। हाँ, भले ही उन्होंने डायरेक्टली अनाउंस नहीं किया था पर इनडायरेक्टली अपनी हरकतों से तो ये समझा ही दिया था कि जरूर विंग भी लैन फैमिली में इंक्लूडेड है। ये सब देखकर विंग अब अपने दिमाग में कुछ सोचने लगा था। अब वो क्या था वो तो बाद में पता चलेगा। वही वांगजी वो भी खुश था, वो भी विंग का हाथ पकड़ के वहां खड़ा था। ऐसे ही पार्टी का वक्त गुजर रहा था। केक कटिंग के बाद हर कोई डांस फ्लोर पर आ चुका था। वही विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। लैन सिचैन और चिंग, शुयांग, शाओ शिनचैन, नी हुसैन, वेनिंग, हर कोई डांस फ्लोर पर आ चुका था और बाकी सब भी डांस कर रहे थे। जहाँ एक तरफ वांगजी बहुत ज्यादा हैंडसम था, वही दूसरी तरफ विंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, एलिगेंट था। जोड़ी वैसे बिल्कुल परफेक्ट थी पर रिश्ते को अभी नाम नहीं मिला था। पर पार्टी में खुसुर फुसुर तो स्टार्ट हो ही चुकी थी। खैर, वक्त बीतता है और अब धीरे धीरे पार्टी एंड हो चुकी थी। सारे लोग जो
पार्टी से निकल रहे थे। नीज, वेंस, जिन्स तो जा चुके थे, साथ ही शू फैमिली, मो फैमिली, शाओ फैमिली, हर कोई जा चुका था। बस अब लैन फैमिली और जियांग फैमिली ही बची हुई थी। लैन फैमिली समझ नहीं पा रही थी कि जियांग फैमिली यहाँ रुकी क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली जियांग फैमिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस बैकग्राउंड कैरी करती थी। और हाँ, भले ही लैंस उनके भी ऊपर आते थे, पर वो होता है ना, हर कोई अपना अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और ऐसी पार्टीज में भी एक लिमिटेड टाइम तक ही रुक पाते हैं। बाद में उन्हें भी वर्क होता है तो उन्हें भी निकलना होता है। और अब तो बहुत रात भी हो चुकी है, इनफैक्ट 12 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी जियांग फैमिली वही रुकी हुई है। इनफैक्ट सारे गेस्ट जा चुके हैं, बस अब वहाँ लैन फैमिली, नी हुसैन, वेनिंग और विंग ही बचे हुए हैं। पर अभी भी जियांग फैमिली वही है। आखिर वो यहाँ है क्यों, ये बात लैन फैमिली समझ नहीं पा रही थी। पर वो ऐसे रूड तो नहीं हो सकते, क्योंकि उनके घर की पार्टी है तो उन्हें तो वहाँ जियांग फैमिली को कंपनी देने के लिए रुकना ही पड़ रहा था। वही जियांग फैमिली जो वहाँ बैठी हुई थी, वो लैन फैमिली से बातें तो कर रही थी, पर वो बातें भी, वो होता है ना, फोर्सफुली बातें होती है। मतलब कुछ बोलने के लिए है नहीं, पर बस वक्त काटना है, इसलिए वहाँ वो सब रुके हुए थे। ये बात कहीं ना कहीं लैन फैमिली भी समझ रही थी कि जियांग फैमिली किसी पर्पस से यहाँ रुकी हुई है, पर अगर कोई बात है तो वो बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ कोई नहीं है। पर नहीं, जियांग फैमिली उनसे फोर्सफुली बातें कर रही थी और पूरे मेंशन में अपनी आंखें दौड़ा रही थी, मतलब नजरें। ऐसे ही कुछ और वक्त गुजर जाता है। मिस्टर एंड मिसेस लैन के साथ जियांग फैंगमियन, जो जियांग फैमिली के हेड है, उनके साथ उनकी वाइफ मैडम यू और उनका बड़ा बेटा जियांग चैंग बैठा हुआ था। जियांग फैमिली का सेकंड सन बहुत मिस्टीरियस था। उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि वो लड़का है या लड़की है। उसे किसी ने देखा ही नहीं था और ना ही उसकी कभी कोई खोज खबर थी। इनफैक्ट ये तो रूमर माना जाता था कि जियांग फैमिली में कोई सेकंड पर्सन है भी जियांग चैंग के बाद, क्योंकि हमेशा दुनिया के सामने जियांग चैंग ही जियांग फैंगमियन का बेटा बन के सामने आया था। उन तीनों की ही परफेक्ट फैमिली थी, कोई और उनकी फैमिली में था ही नहीं। खैर, विंग जो अपने रूम में जा चुका था, वही वांगजी भी। विंग जिसे अब घर के लिए निकलना था, इसीलिए वो चेंज करता है और बाद में वांगजी के रूम के पास आता है, वांगजी को ये इन्फॉर्म करने कि वो घर निकल रहा है। वांगजी जो अंदर था और खुद भी चेंज कर रहा था, वो जैसे ही डोर पर नॉक फील करता है, वो तुरंत ही डोर ओपन करता है। सामने विंग था, जिसने खुद को पूरी तरीके से चेंज कर लिया था। मतलब जो हल्का फुल्का मेकअप था वो उतार लिया था, साथ ही क्लोथ्स भी चेंज हो चुके थे। विंग वांगजी को बताता है कि वो निकल रहा है। वांगजी नोट करता है और विंग आगे बढ़ने लगता है। वही वांगजी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि आज वांगजी फिर से उसी तरह से बिहेव कर रहा था जैसे वो पहले करता था। विंग आज उसे नहीं रोकता और उसे अपने पीछे आने देता है। वांगजी और विंग जब नीचे आते हैं तब वो अपने में ही थे, खासकर विंग। उसका किसी की तरफ भी ध्यान नहीं था, वो बस आगे चल रहा था और उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वही वांगजी वो विंग के पीछे किसी लॉस्ट पपी की तरह जा रहा था, पर जैसे ही वो स्टेयर्स से नीचे उतरा था, विंग आगे बढ़ रहा था, वही वांगजी रुक चुका था, क्योंकि वो देखता है जियांग फैमिली अभी भी वही मौजूद है। वांगजी को भी ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो शांत रहता है और वही रुक जाता है। विंग जिसका इन सब चीजों पर ध्यान नहीं था, वो बस एग्जिट गेट की तरफ जा रहा था। साथ ही लैन फैमिली और जियांग फैमिली अभी भी उसी हॉल में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जियांग चैंग जो वहां बैठा तो हुआ था, पर उसकी ना ध्यान वहां था ना ही नजरें। वो जैसे ही गेट की तरफ अपनी नजरों को दौड़ाता है, वो देखता है कि वहां से एक पर्सन बाहर जा रहा है। लैन फैमिली और जियांग फैमिली जो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पर जियांग चैंग जिसका ध्यान था वो तुरंत उठ जाता है और गेट की तरफ भागने लगता है। इस बात से हर कोई शॉक हो चुका था, पर जियांग चैंग जो बिल्कुल भी
किसी पर ध्यान नहीं देता। ऑब्वियसली ये एक इंसल्टिंग बात थी, क्योंकि ऐसे सब बात कर रहे हो और अचानक वहाँ से उठकर जाना, ये डिसरिस्पेक्ट होती है। खासकर वहाँ सब एल्डर्स बैठे हुए थे और कोई भी एक्सक्यूज करके ना जाना, ये इंसल्टिंग होता है। खासकर बिजनेस फैमिलीज में ये ज़्यादातर देखा जाता है, ये मैनर्स में गिना जाता है। तो ये सबके लिए थोड़ा अजीब था। पर जैसे ही जियांग फैमिली का ध्यान भी उस तरफ गया था, वो भी अपनी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। वही जियांग चैंग वो भागते हुए एग्जिट गेट की तरफ जाता है और जो पर्सन वहां से बाहर निकलने वाला था उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही विंग को फील हुआ था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, उसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि ये वांग जी ने किया है। विंग जिसने वांग जी के टच को फील नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने भी विंग को पकड़ा था उसने विंग के आर्म को पकड़ा था, ना कि हाथ को। और ऑब्वियसली आर्म पकड़ा है तो वो क्लोथ्स पहने हुए थे, तो उसे वो टच फील ही नहीं हुआ। बस उसे अपने आर्म पर किसी का ग्रिप फील हुआ, तो वो टच पहचान विंग नहीं पाया और उसे लगा वांग जी है, तो वो पीछे मुड़ा देखने के लिए। पर जैसे ही उसने सामने वाले इंसान का फेस देखा था, वो अब तक जो स्माइल कर रहा था वो तुरंत वैनिश हो चुकी थी और उसका फेस तुरंत ही स्टिफ बन चुका था। वही जियांग चैंग जैसे ही उसने विंग को देखा, वो तुरंत ही विंग को हक कर चुका था। उसने विंग को इतना टाइटली हक किया था कि एक पल के लिए विंग को भी सफोकेटेड फील हो रहा था, पर फिर भी वो वहाँ जस्ट स्टंटली खड़ा था। उसने जियांग चैंग को हक बैक तक नहीं किया था। वही जियांग फैमिली खुद भी, मतलब जियांग फैंगमियान और मैडम यू जब ये देखते हैं तब वो खुद भी बिना एक्सक्यूज किए सीधा उठ चुके थे और वो भी डोर की तरफ भागे थे, जैसे अब तक वो इसी पर्सन का इंतजार कर रहे थे और इसी के लिए यहाँ टाइम पास कर रहे थे। वो लोग भी विंग के सामने आ चुके थे। जियांग चैंग जिसकी आंखों में आंसू थे, इनफैक्ट वो विंग को पकड़ के रो रहा था। विंग उन आंसुओं को अपने शोल्डर पर फील तो कर रहा था, पर उसे अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा था। मतलब वो अभी भी जस्ट स्टिफ था। जियांग चैंग कुछ देर बाद विंग से दूर होता है और विंग के फेस को अपने दोनों हाथों के बीच में होल्ड करते हुए कहता है, तू कैसा है? तू ठीक तो है ना? कहा था तू? कितना ढूंढा मैंने तुझे, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। मॉम डैड मैं कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, कितने साल हो चुके हैं तुझे देखे बगैर, कितना बड़ा हो चुका है तू। ये बोल के जियांग चैंग विंग के फोरहेड पर एक जेंटल किस करता है। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो विंग के फेस पर उसे फील हो रहे थे, पर फिर भी विंग के फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले थे। अब तक लैन फैमिली भी वहां पहुंच चुकी थी, पर वो थोड़ा डिस्टेंस में खड़े थे। विंग कुछ देर तक जियांग चैंग को देखता है, कैसे जियांग चैंग उसकी केयर कर रहा था, उसके लिए रो रहा था, उसके लिए वरीड था, साथ ही कंसर्न भी। उसे देखकर खुश था पर साथ ही कंफ्यूज भी। जियांग चैंग जो विंग को एक पल नहीं छोड़ रहा था और उसे बहुत सारे किसेस कर रहा था, उसके फेस पर, उसके चीक पर, उसके फोरहेड पर, उसके आईज पर। किसी बड़े भाई की तरह उसे सहला रहा था, उसे कंफर्ट कर रहा था, उसे हग कर रहा था, उसकी टेक केयर कर रहा था। पर विंग बिल्कुल स्टिफ खड़ा था, जिसके अंदर शायद कोई फीलिंग थी ही नहीं। जब बहुत देर तक भी जियांग चैंग के बहुत सारे सवालों के जवाब विंग नहीं देता, तब जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, बोलना विंग, कहा था तू? क्यों गया था तू घर छोड़ के? तू जानता है मॉम डैड मैं कितना वरीड थे तेरे लिए। ऐसे कोई करता है क्या भाई? तुझे अगर कोई प्रॉब्लम थी तो तुझे हमें बताना चाहिए था ना। ऐसे घर छोड़ के कौन भागता है? कितने सालों से तुझे ढूंढ रहे हैं हम, कितने वरीड थे तेरे लिए। विंग का नो रिप्लाई। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.